हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी डीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और आज 6 फरवरी 2025 हम थर्ड शिफ्ट का जो एनालिसिस है बेसिकली कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम 100% ऑथेंटिक और रियल एनालिसिस आपको कवर करवाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्लियर है। और आपके अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, क्लियर है। हम रियल क्वेश्चंस और ऑथेंटिक क्वेश्चंस जो होते हैं वही आपको बताते हैं, आपको पता होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हमें थर्ड शिफ्ट के भी लगभग पूरे के पूरे क्वेश्चंस मिल चुके हैं जो कि यहाँ पर हम आपको बताने वाले। सबसे पहले हम जीके जीएस करंट अफेयर को कवर करेंगे, उसके बाद में हम हिंदी की और फिर मैथ्स और फिर रीजनिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो तक लास्ट तक आप बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सांझी पर्व मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है। तो ये जो है बेसिकली हमें एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं मिले हैं इसके कि क्या ऑप्शंस दे रखे थे, इसलिए हमने सारे डाल दिए। हरियाणा, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, ब्रज प्रदेश, मालवा, निमाड़, राजस्थान और गुजरात। इन क्षेत्रों में यहाँ पर मुख्य रूप से ये सांझी पर्व मनाया जाता है। अब यहाँ पर आपको देखना है जिन लोगों ने एग्जाम दिया था कि ऑप्शंस में क्या आपको मिला था, क्योंकि आपका कुछ भी दिया जा सकता है यहाँ पर। तो अगर आप ये सारे याद रखेंगे तो आप एग्जैक्ट बता पाएंगे, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उनको आप सही कर पाएंगे, है ना। तो याद रखिएगा, इनमें से अगर आपको मालवा याद नहीं है और ऑप्शंस में कुछ और दिया हो और एक मालवा दिया हो और मालवा का आपको पता नहीं है तो आप गलत कर बैठेंगे। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आपको इस तरह का जो क्वेश्चंस बनता है इनमें सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए, सारी डिटेल। तो सांझी जो पर्व है देवी पूजा का पर्व है ना। सांझी पर्व देवी पूजा का पर्व है, प्रमुख पर्व है जो मुख्यतः नवरात्रि के समय बेसिकली मनाया जाता है। नवरात्रि में कई स्थानों पर ये जो है भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक मनाया जाता है। हरियाणा, दिल्ली, कुरुक्षेत्र और मध्य प्रदेश, मालवा, निमाड़, राजस्थान, गुजरात और तथा अन्य कई क्षेत्रों में मनाए जाने वाला त्यौहार है। कई पर्व एक के उपरांत आते हैं और सब स्थानों पर चमक दमक व उत्साह छाया रहता है। पहले श्राद्ध पूजा, फिर नवरात्रि में झांसी पर्व, सांझी पर्व इसका नाम है ना। यह आरंभ होता है साथ साथ में रामलीला की प्रस्तुति और अंत में भव्य झांकियाँ और फिर दशहरा का पर्व। 16 दिन के अंत में अमावस्या को सांझ संध्या देवी को विदा किया जाता है। तो इस तरह की ये चीज़ें है, सांझी ये पर्व बेसिकली होता है। सांझी पर्व से जुड़े कुछ बातें और भी आपको जो जान लेनी चाहिए, जैसे कि सांझी पर्व मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। सांझी को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। सांझी पर्व में घरों की दीवारों पर सांझी की मिट्टी, गाय के गोबर और दूसरी चीज़ों से आकर्षक प्रतिमा बनाई जाती है ना। सांझी की पूजा मुख्य रूप से महिलाएं और कुंवारी कन्याएं करती हैं। सांझी की पूजा के बाद भोग लगाया जाता है और लोकगीत गाए जाते हैं। दशहरे के दिन सांझी को विसर्जित किया जाता है। इसके अलावा सांझी पर्व भारतीय लोक संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है, तो देख लीजिएगा, क्लियर है गाइस। ये हमारी एसएससी डीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 79 में अभी आपको मिल जाएगी। अगर आप अभी तक एनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। यहाँ पर ये जो टेस्ट सीरीज है जो आपका पैटर्न बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग सारे टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे, यानी कि आपका जो टेस्ट यहाँ पर है वहीं से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जितना भी अभी तक आपका पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट पैटर्न है। 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो पैटर्न आपकी एग्जाम में फॉलो हो रहा है सेम टू सेम पैटर्न आपको इस टेस्ट सीरीज में देखने को मिल जाएगा। बिलीव नहीं हो रहा है, एक बार डेमो जाकर चेकआउट करिएगा, जो कि फ्री हो, कोई चार्ज नहीं है डेमो का, देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको करीबन 30 से 35 एफएलटीज डले हैं। इसके अलावा आपको 500 से अधिक टेस्ट है, पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल, ई बुक वगैरह सब कुछ है। तो आप जाकर चेकआउट करिएगा। नाममात्र के प्राइस पर अभी आपको ये मिल जाएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये हम आपको बता रहे हैं और ये स्पेशली आप सभी लोगों के लिए 79 में, बाकी लोगों के लिए तो और ज़्यादा प्राइस है इसकी। तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पैटर्न को आप एक बार जरूर से देखिएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पैटर्न का मिलान जरूर से करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट पैटर्न हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नीति निर्देशक जो तत्व है ये कौन से अनुच्छेद में है। तो डीपीएसपी की बात की जा रही है। इसका सेकंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन बना था आपका, डीपीएसपी वाला, थर्ड में भी बना है। आर्टिकल 36 से 51 आपका जो है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल है। डीपीएसपी जो है प्रकृति में गैर बाध्यकारी है, जिसका अर्थ है कि वे अदालतों द्वारा उनके उल्लंघन के लिए लागू करने के योग्य नहीं है। और ये जो सिद्धांत है इस बात पर जोर देते हैं कि राज्य लोगों को आश्रय, भोजन और वस्त्र जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके उनके कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ये उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें नीतियां बनाते और कानून बनाते समय राज्य को ध्यान में रखना चाहिए। तो संविधान में अनुच्छेद 51 राज्य की नीति का अंतिम निर्देशक तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन है 1993 में। तो 1993 में
भारत ने जो फुटबॉल मैच जीता था वह कहाँ पर आयोजित हुआ था? इस तरह से ऑप्शंस पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका आपको दे रखा था। तो ये लाहौर पाकिस्तान में आयोजित हुआ था, याद रखिएगा आप। क्लियर है? यहाँ पर गाइस तकित संस्करण है कुछ इसके। यहाँ पर एक जो संस्करण 1993 वाला, ये लाहौर पाकिस्तान में संस्करण आयोजित हुआ था। भारत इसमें विजेता रहा, उपविजेता श्रीलंका रहा था, है ना। इसके अलावा 1995 वाला जो संस्करण था ये कोलंबो में हुआ था, श्रीलंका के कोलंबो में, है ना। तो इसमें विजेता श्रीलंका रहा था, याद रखिएगा, श्रीलंका इसमें विजेता रहा था, भारत उप विजेता रहा इसमें। और ये एक हुआ था 1997 में, जिसमें काठमांडू नेपाल में हुआ था ये। क्लियर है? काठमांडू जो नेपाल है, यहाँ पर ये आयोजित किया गया था। भारत इसमें विजय रहा था, जीता था, है ना। तो और मालदीव उप विजेता रहा था। तो यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा, लाहौर वाला पाकिस्तान वाला, क्योंकि इसमें भारत विजय रहा था। और यहाँ पर नेपाल तो ऑप्शंस में आपको दे नहीं रखा, अगर सन इधर उधर हो जाते तो इस हिसाब से हमने ये लिस्ट डाली थी आपको क्लियर करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लिए मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 39A आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 39A है, ये समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी को ऋग्वेद में क्या कहते हैं? इस तरह से क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, है ना। तो सिंधु नदी को ऋग्वेद में सिंधु कहते हैं। सिंधु जो है इसको सिंधु ही बेसिकली कहा जाता है, इसका कोई और नाम ऋग्वेद में नहीं है, बेसिकली सिंधु के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्लियर है, ऋग्वेद में सिंधु नदी को सबसे महत्वपूर्ण नदी बताया गया है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का जो जिक्र है कई बार आया है। सिंधु नदी, जैसे कि सिंधु जो नदी है, इसको प्राचीन भारतीय संस्कृत में सिंधु कहा जाता था, है ना। प्राचीन में इनको कई सारे नामों से जाना जाता था, बाकी ऋग्वेद में इसको सिंधु ही कहा गया। सिंधु नदी को फारसियों के लिए हिंदू या हंडू कहा जाता था। सिंधु नदी को दोनों समुदायों ने सीमा नदी माना था। और तिब्बत में सिंधु नदी को सिंघी खम्बम्ब या शेर का मुंह कहा जाता था, है ना। तो ये आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नृत्यांगना को पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, है ना, तीनों जो पद्म पुरस्कार है इनसे सम्मानित किया गया? तो ये जो नृत्यांगना है इनका नाम बताना है। इनका नाम है मुंगरा यामिनी कृष्णमूर्ति। मुंगरा यामिनी कृष्णमूर्ति इनका नाम है, जो कि ऐसी नृत्यांगना है जिनको तीनों पद्म पुरस्कार मिले हैं, है ना, भारत पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी। भारतीय नृत्यांगना मुंगरा यामिनी कृष्णमूर्ति इनका नाम है। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है इनको। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। यामिनी कृष्णमूर्ति को मिले पुरस्कार की अगर अपन बात करें, 1968 1968 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, सिम्बायोसिस, है ना, सिम्बायोसिस या सहजीवन की प्रक्रिया कैसे संबंधित है? तो जीव विज्ञान या पारिस्थितिकी से इसका संबंध इकोलॉजी से। सिम्बायोसिस सहजीवन दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों के बीच पारस्परिक रूप से लाभदायक संबंध है और इस संबंध में जीव एक दूसरे से मदद लेते हैं और एक साथ काम करते हैं। सिम्बायोसिस शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। सीम का मतलब होता है साथ और बायोस का मतलब होता है जीवित। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बनाए गए हैं? तो ये ओबीसी के लिए जो आरक्षण के प्रावधान बनाया गया है आर्टिकल 15 और 16, तो 15 फोर्थ और 16 फोर्थ के तहत बनाए गए हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है ये। खंड 4 इस अनुच्छेद में या अनुच्छेद 29 के खंड 2 में कुछ भी राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। अनुच्छेद 16 जो है ये सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता है। खंड 4 जो है इसका, इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण में कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा जो राज्य की राय में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है ना। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को संबोधित करता है? तो आर्टिकल 12 से 35 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक देखने को मिलते हैं। ये आपका 2 सितंबर में भी क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 शामिल है। ये अनुच्छेद जो है उन मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं का प्रावधान करते हैं जिनका भारत का प्रत्येक नागरिक हकदार है, चाहे उनका धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान कुछ भी हो।
तो भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत कुछ महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अलावा शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये शामिल है। इसके अलावा मौलिक अधिकार जो है यह अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं और उनका उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून या कार्रवाई को कानून की अदालतों में चुनौती दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7 जो सिस्टर है, 7 बहनें, इसमें न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? सबसे कम तो ये मिजोरम की है। 7 सिस्टर में सबसे कम जो जनसंख्या है भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित 8 राज्य है, जिनमें से 7 राज्य जो है एक साथ है, 7 सिस्टर के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये जो राज्य है इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, है ना, एम से है ये तीनों, ये 2 डबल ए आपका है, असम और अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, ये 3 हो जाएंगे, और फिर आपका नागालैंड हो जाएगा और फिर त्रिपुरा हो जाएगा। तो AAMMMNT हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, अगर आप याद रखना चाहे तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। AAMMMNT, है ना, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, फिर नागालैंड और त्रिपुरा। ये जो है 7 सिस्टर है, 7 सिस्टर है आपके ये, जिसमें सबसे कम आपसे पूछा है तो यहाँ पर मिजोरम रहेगा। इन राज्यों में से सभी की जनसंख्या लगभग जो है अलग अलग है, लेकिन सर्वनिम्न यानी सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य की अगर बात करें तो सिक्किम को छोड़कर, यानी सिक्किम तो है, सिक्किम को छोड़कर, क्योंकि सिक्किम इसमें नहीं है, मिजोरम की जनसंख्या सबसे कम है सिक्किम को छोड़कर। तो मिजोरम की जनसंख्या लगभग 11 लाख के आसपास है, जबकि अन्य राज्यों की जो जनसंख्या है इससे अधिक है ना। तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था ये कौन था? तो ये बृहद्रथ हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिसने 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसने शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। बृहद्रथ जो था सतवंत धनवंत का उत्तराधिकारी था, जिसने 195 से 187 ईसा पूर्व के बीच में शासन किया था। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था और इस राजवंश का भारतीय उपमहाद्वीप में 322 से 185 ईसा पूर्व के बीच में प्रभुत्व रहा था। मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार है 50 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक था, जिसने इसे भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूदा सबसे बड़े राजनीतिक सत्ता बना दिया था। क्लियर है। और अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित रविशंकर का संबंध किससे था? तो सितार आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक ये बन गए। शंकर को 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार दिया गया और उन्होंने दरबारी संगीतकार अलाउद्दीन खां के अधीन सितार वादन को सीखने के लिए 1938 में नृत्य छोड़ दिया था। और इसके अलावा पंडित रविशंकर ने अपने समकालीनों से एक अलग शैली विकसित की और कर्नाटक संगीत की परंपरा के प्रभाव को शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हरित क्रांति से रिलेटेड। हरित क्रांति से भी डेली बेसिस पे क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, है ना। हरित क्रांति उस अवधि को संदर्भित करती है जब भारतीय कृषि को आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकियों जैसे कि उच्च उपज वाले किस्म के बीज, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित किया गया था। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। HYV बीज को प्रो नॉर्मन जो बोरलागे इनके द्वारा विकसित किया गया। हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम विलियम गॉड ने किया था और नॉर्मन जो बोरलाग है ये विश्व में हरित क्रांति के जनक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये है MS स्वामीनाथन। क्लियर है। इसके अलावा ये जो है 1965 में शुरू हुआ था, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। गेहूं उत्पादन सबसे लिए उपयोगी इस पे है, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर हुई थी। क्लियर है गाइज। ये हमारी ई बुक है, अगर आपने नहीं देखी अभी तो जाकर जरूर से देखिएगा आप। जीके स्पेशल ई बुक है ये, स्टैटिक जीके वगैरह। इसके अलावा हमने और भी अध्यायवार प्रश्नों का संग्रह इसमें डाला है, जहाँ पर आपके लेटेस्ट जो क्वेश्चंस अभी हमने कवर किए हैं ऐसे, ये क्वेश्चंस आपको अप टू डेटेड यानी कि आपका जो लेटेस्ट पैटर्न है TCS का उसके फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो आप जाकर चेकआउट करिएगा, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न जो बन रहा है उसी से आपके क्वेश्चंस ज़्यादातर बन रहे हैं। तो आपको ये सारे कवर कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी के अकॉर्डिंग आगे भी क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये ई बुक है, एक बार जाकर डेमो भी चेकआउट कर लीजिएगा। 1500 से अधिक क्वेश्चन है, जो अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपका जो स्कोर है अच्छा खासा हो जाएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाली है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली एप्लीकेशन पर ई बुक वाले सेक्शन में जाकर डेमो इसका जरूर से देख लीजिएगा। काफ़ी कम प्राइस में अभी आपको ये मिल जाएगी अगर अभी आप परचेस करेंगे तो।
चलिए, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से का संबंध है सानिया मिर्जा का। सानिया मिर्जा जो है टेनिस से रिलेटेड है। पूर्व विंबलडन डबल्स चैंपियन है सानिया मिर्जा। इन्होंने 2022 के बाद टेनिस जो है इससे संन्यास लेने की घोषणा की। 2005 में WTA सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। भूपेश महेश भूपति के साथ 2 ग्रैंड प्रिक्स खिताब जो है 2009 ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल और 2012 फ्रेंच ओपन मिक्स्ड डबल इन्होंने जीते हैं, और यूएस और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इन्होंने जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो राजस्थान का जो मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को कहा जाता है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर जो है भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा भारतीय राज्य राजस्थान में वस्त्र के लिए स्पेशली प्रसिद्ध है। टेक्सटाइल सिटीज को कहा जाता है, और मुख्य कपड़ा उत्पादन पतलून में प्रयुक्त सिंथेटिक जो कृत्रिम कपड़ा है, इसकी शुरुआत जो की थी ये उद्योगपति श्री संपत मल लोढ़ा के स्वामित्व वाली मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स नामक कताई और बुनाई कंपनी के साथ में हुई थी, जिसकी शुरुआत हुई थी 1938 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम बांग्लादेश और भारतीय सिलीगुड़ी गलियारा के निकट स्थित है। ये भारत का सर्वाधिक न्यूनतम और दूसरा सबसे छोटा राज्य जिसकी जो जनसंख्या है 6.9 लाख है। और सिक्किम जो है भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। इसकी जो तिब्बत सीमाएं हैं उत्तर पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से लगती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद से। देखिए आर्टिकल जो है इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बने। 1-2 क्वेश्चंस तो आई थिंक हमने आपको कवर करवा दिए हैं, बट और भी क्वेश्चंस थे जो कि हमें नहीं मिल पाए थे, है ना। तो ये आप देख लीजिएगा अच्छे से, आर्टिकल से क्वेश्चंस बन रहे। तो इसमें कुछ आर्टिकल हम आपको कवर करवाना चाहेंगे। जैसे आर्टिकल 32 ये उच्च न्यायालय में मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का संगठन और कार्य से रिलेटेड है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, समान नागरिक संहिता से रिलेटेड है ये। अनुच्छेद 48 जो है कृषि और पशुपालन के विकास के लिए राज्य का दायित्व से संबंधित है। 51A जो है नागरिकों के कर्तव्य संविधान में 42वें संशोधन से जोड़ा गया था ये। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति का क्षमादान का अधिकार होता है। और अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को अधिकार न्यायिक समीक्षा का। और अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन राज्य सरकार की विफलता पर लागू होता है, वो रहता है। और 368 जो है संविधान में संशोधन का प्रावधान करता है ये। तो ये कुछ आर्टिकल है जो कि स्पेशली आपकी एग्जाम में पूछे ऑलरेडी जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से इनको कवर कर लीजिएगा। क्लियर है। अब हम हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है। ये हमारी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, अभी जो ऑनगोइंग एग्जाम चल रही है इसमें यहाँ से लगातार क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज से आ रहे हैं। क्लियर है। ये डेमो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिएगा। सिर्फ 79 में आप यहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं नाम मात्र के शुल्क पर। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी गाइस आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर 1 रुपये में करीबन आपको 10 से 15 टेस्ट के बीच में मिल रहे हैं, है ना। 10 से 15 टेस्ट और पीडीएफ्स के बीच में मिल रहे हैं। तो आप इमेजिन कर देख सकते हैं यहाँ पर कि कितना बढ़िया कंटेंट और कितनी शानदार टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ कर तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सिर्फ 1 रुपये की प्राइस में आपको 10 से 15 टेस्ट यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, है ना। तो आप सोच सकते हैं कितनी सस्ती और कितनी अच्छी टेस्ट सीरीज है आपके लिए। सिर्फ 79 में आपको 500 से 800 के बीच में कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अवेलेबल है, इसकी भी प्राइस 79 ही है ना। लेटेस्ट पैटर्न की है पूरी की पूरी। ये आरआरबी एनटीपीसी की है, ये भी 79 की है। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करेगा। कोई डाउट है कुछ करे नंबर पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये मध्य प्रदेश स्पेशल वाली है, इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में विजिट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, ठंड शब्द का विलोम शब्द पूछा था तो गर्म हो जाएगा ठंड का। गंगा नदी का जो गंगा का पर्यायवाची पूछा है कौन सा नहीं है, तो गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर हम गंगा के पर्यायवाची बता देते हैं। इनमें से जो नहीं होगा वही सही का करेक्ट आंसर आपका रहेगा। भागीरथी, देव नदी, मंदाकिनी, देवपगा, सुरसरिता, विष्णुपदी, स्वर्गापदा, है ना, पगा। इसके अलावा त्रिपथंगा, जाह्नवी और गंगोत्री, ये सारे गंगा के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। इन्हीं में से एक आपका बना होगा। गद्यांश पूछा गया था एक, जिसमें 5 क्वेश्चंस आपके बने थे। इसके अलावा रचनाओं से देखने को नहीं मिला। विलोम शब्द से 2 क्वेश्चंस बने, संज्ञा से क्वेश्चंस आपका बना है, पर्यायवाची आपका पूछा गया। इसके अलावा तद्भव तत्सम से भी क्वेश्चंस बने, बहुवचन से बना है, वाक्य शुद्धि से 1 क्वेश्चन बना है, मुहावरे से क्वेश्चन बना है, पैरा जंबल पूछा गया, एक शब्द से भी क्वेश्चन आपका बना है। मैथ्स में बात करें प्रतिशत से 2 क्वेश्चंस बने हैं, लाभ हानि से 2 क्वेश्चंस आपके बने हैं। इसके अलावा जो आपका SICI से 2 क्वेश्चंस बने, औसत से 2 क्वेश्चन बने, ज्योमेट्री नहीं था,
DI भी नहीं था, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बना है। LCM HCF से एक क्वेश्चन था, और सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 से, रेशियो से क्वेश्चन बना है, पाइप और टंकी से क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रेन से 2 क्वेश्चन थे, आयु से भी क्वेश्चन बना है, समय कार्य से 2 क्वेश्चन थे, और अनुपात से रेशियो से क्वेश्चन बना है। क्लियर है? तो ये सारे हमने आपको बता दिया, रेशियो वाला हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, रेशियो से भी क्वेश्चन आपका बना है। क्लियर है? रीजनिंग में अगर अपन बात करें गाइस, तो रीजनिंग में भी काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए, यानी ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चंस थे सीधे सीधे, नंबर सिस्टम से भी 2 क्वेश्चंस थे आपके, वेन डायग्राम से 1 था, एनालॉजी नहीं था, इसके अलावा 5 से यानी डाइस से 2 क्वेश्चन सीधे सीधे बने थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन में नहीं था, सिलोज्म से 2 से 3 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन। क्लियर है? इसके अलावा जो कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन थे सीधे सीधे, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन आया था, काउंटिंग फिगर से 1 से 2 था आपका, मिसिंग नंबर शायद 1-2 था आपका, फिगर सीरीज से भी 1-8 क्वेश्चन था आपका, वर्ड फॉर्मेशन है ना, इसके अलावा जो आकृति से भी 1-8 क्वेश्चन था, सिमिलर सेट नहीं था, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे, कथन निष्कर्ष से भी क्वेश्चन आपका बना था। तो ये हमने रीजनिंग का भी आपको बता दिया, जो कि आपकी एग्जाम में एग्जैक्ट पैटर्न के साथ में क्वेश्चन बने हैं, और जो पैटर्न आपका चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बन रहे हैं। इतना ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस भी देखने को आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक चीज़ का काम करना है कि जो हम आपको बता रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है टेस्ट सीरीज के माध्यम से। इससे क्या होगा कि अभी जो पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे क्वेश्चंस आप अगर पहले ही अटेम्प्ट कर लेंगे, पहले प्रैक्टिस कर लेंगे उन क्वेश्चंस की, तो आप एग्जाम में काफ़ी हद तक अच्छा स्कोर इंप्रूव कर पाएंगे, अपना स्कोर भी कर पाएंगे, और अच्छे से आप पेपर को टैकल भी कर पाएंगे, पैटर्न अगर आपको पहले से ही पता रहेगा तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। सिर्फ 79 है, इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, अगर आप चाहें तो ठीक है, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, है ना। ये ई बुक है हमारी, देख सकते हैं कितनी एडवांस ई बुक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट जरूर आप कर लीजिएगा। SSC GD की स्पेशल है हमारी, क्लियर है? ये SSC GD की स्पेशल है टेस्ट सीरीज, सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस में। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा। RPF कांस्टेबल के लिए अवेलेबल है, और ये RRB NTPC की अवेलेबल है, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। ये हमारी मध्य प्रदेश स्पेशल एग्जाम के लिए है, जिसमें आपको सभी मिल जाएंगी, और ये ई बुक है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नंबर है, कोई डाउट है कुछ फिर तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है? और गाइस, अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की प्रॉपर तरीके से PDF मिल पाए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।